inhibitors, in which we mainly study about the nucleotide reverse transcriptase inhibitors and also the non-competitive न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि जो एंटी, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंटी आरडीआई के बारे में, ठीक है। और इनका जो इसके पहले हम लोग पढ़े हैं जितने भी ड्रग्स, जैसे कि फ्यूजन इनहिबिटर्स पढ़े हैं, फ्यूजन इनहिबिटर्स पढ़े हैं, फिर जैसे कि CD4 पे बाइंड करता है। तो इससे सबसे पहले आप लोग अगर जैसे कि अगर आप पहली बार ये अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का सेकंड पार्ट देखना है तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जिसमें कि ये नॉर्मली क्या करता है कि ये जो ड्रग्स है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसके पहले भी हम बताए हैं, एक बार और रिवीजन करा देते हैं कि डीएनए से जब ये आरएनए बनता है और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक। तो इसके लिए क्या, ये ट्रांसक्रिप्शन होता है और ये होता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन तो नॉर्मली हम लोग में ऐसा होता है, लेकिन वायरस को क्या होता है कि वायरस आरएनए होता है, वायरस में सिर्फ आरएनए होता है। तो इस आरएनए को सबसे पहले हमारे बॉडी में अगर उसको इनकॉर्पोरेट होना है तो उसको डीएनए में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो इसके लिए ये सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होता है, डीएनए में। तो इसके लिए जो इंजाइम की जो ज़रूरत है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम में कौन सा इंजाइम होता है, ये होता है, वो होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये नॉर्मली क्या होता है, जब ये आरएनए को, उसके आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट नहीं होने देता है। जब वो डीएनए में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा हमारे न्यूक्लियस में जाके। वो नॉर्मली क्या होता है कि जो डीएनए है, होस्ट का डीएनए है, उससे इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा, इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो फिर आगे चल के उनका जो हम लोग कह सकते हैं कि ना ही आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन होगा, ना ही उनका ट्रांसलेशन होगा। तो कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, चाहे जो फंक्शनल प्रोटीन नहीं बनेगा। तो ये फिर ये जो वायरस का, और चाहे जीनोमिक आरएनए भी नहीं बनेगा, तो फिर इनका आगे चल के कोई मतलब इनका जो नंबर जो है, इनका पॉपुलेशन फिर बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका हम लोग एक तरह से ये इसको हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं NRTI के बारे में, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। इसमें हम लोग क्या है कि इसके पहले भी हम लोग देखे थे, जैसे कि मान लीजिए कि पेंटोज शुगर है, ठीक है। इस पेंटोज शुगर में अगर आप यूज कर रहे हैं नाइट्रोजन बेस, तो ये बनाता है न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड में आप अगर फॉस्फेट यूज करते हैं तो वो होता है न्यूक्लियोटाइड। तो ऑलरेडी ये फॉस्फोराइज हो चुका है, तो फिर ये न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फोराइलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ऑलरेडी ये फॉस्फोराइज है, फिर ये फॉस्फोराइज नहीं हो सकता है। और ये कंपटेटिवली क्या करता है, जो भी वायरस की जो एबिलिटी होती है रेप्लिकेट होने का, उसको ये इनहिबिट करता है। जो NRT है वो क्या करता है, इनहिबिट एबिलिटी ऑफ वायरस रेप्लिकेशन। वायरस के रेप्लिकेशन को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से, जैसे कौन से ड्रग्स होते हैं। एक ही ड्रग्स इसमें हमको याद करना है, टीनोफोविर, ठीक। और ये जो टीनोफोविर जो ड्रग्स है, और जितने भी ये जो मतलब ड्रग्स होते हैं, ठीक है, इनको भी हम लोग क्या करते हैं, ओरली हम इसको प्रीफर करते हैं। लेकिन इसमें इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइड इफ़ेक्ट में क्या है कि इस टीनोफोविर का आप ओरली लिए, फिर वो मेटाबोलाइज हुआ, फिर मेटाबोलाइज होने के बाद से मतलब लीवर में मेटाबोलाइज होता है, और नॉर्मली ये आपको किडनी से ये एक्सक्रीट होता है, ठीक है। किडनी से एक्सक्रीट होता है, ये किडनी से एक्सक्रीट होगा, और किडनी से एक्सक्रीट होके और बाहर जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है एक, जैसे मान लीजिए अगर किडनी में अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर किडनी प्रॉब्लम है, चाहे लीवर प्रॉब्लम है, तो ये ड्रग्स उस पेशेंट में ये अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे कि इसका सबसे सीरियस जो कॉम्प्लिकेशन है फैंकोनी सिंड्रोम। क्या होता है फैंकोनी सिंड्रोम, कि मान लीजिए कि जो भी, जैसे कि मान ये नेफ्रॉन है,
ठीक है। तो नेफ्रॉन में जैसे ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद से मैक्सिमम जो 60 to 70% जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पीसीटी में होता है। ये है लूप ऑफ हेनले और ये है डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है और सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है वहाँ पे डीसीटी में होता है, ठीक है। और मतलब कंडीशन एब्जॉर्प्शन होता है जब रिक्वायरमेंट होता है इस पर, ये नॉर्मली हार्मोनल रेगुलेटेड भी होता है। तो ज़्यादातर जो है पीसीटी पे ये वर्क करता है और इनका एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन फैंकोनी सिंड्रोम में क्या हुआ कि ये फैंकोनी सिंड्रोम में जो पीसीटी द्वारा एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा सब्सटेंस का। तो और सब्सटेंस का मेनली क्या है कि मान लीजिए कि इस दौरान में अगर मान इसको कहते हैं आरटीए टाइप 2, आरटीए मतलब रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ठीक है, टाइप 2 इसमें, और इसी को कहते हैं फैंकोनी सिंड्रोम जिसमें कि पीसीटी एब्जॉर्ब सब्सटेंस को नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसमें से मान लीजिए कि इसके साथ इसमें फॉस्फेट है बहुत सारा। जैसे इस ड्रग्स में क्या होगा कि कोई फॉस्फोराइलेशन की अगर कोई ज़रूरत अगर नहीं पड़ती है तो फॉस्फेट क्या होगा, इसमें से ज़्यादा फॉस्फेट को एलिमिनेट होना है और इनको निकलना है। तो फॉस्फेट जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में आता है तो ये फिर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, एब्जॉर्ब होगा और फिर वही एब्जॉर्प्शन जब होगा तो मान लीजिए आगे जाएगा, फिर आगे जो फॉस्फोराइलेशन करेगा, ठीक है, तो फिर ये ड्रग्स अच्छी तरह से ये वर्क करेगा। लेकिन मान लीजिए कि ये जो ड्रग्स है, ठीक है, मान लीजिए फॉस्फेट अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, तो जब फॉस्फेट लॉस होगा तो इस फॉस्फेट लॉस के चलते कोई कि फॉस्फेट को बाइंड तो ये कर ही नहीं रहा, पहले ही से ऑलरेडी पहले से ये फॉस्फेट इससे जुड़ा हुआ है। तो ये फॉस्फेट को कोई मतलब ये मतलब एब्जॉर्प्शन चाहे बाइंड करके नहीं रखा है। तो मान लीजिए इसके चलते क्या होगा, फैंकोनी सिंड्रोम के चलते लॉस ऑफ फॉस्फेट। जब इसके चलते अगर फॉस्फेट अगर लॉस होगा तो ये आपको करा देगा हाइपोफॉस्फेटेमिक ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि अब ये फॉस्फेट बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा, अब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो इसके चलते ऑस्टियोपोरोसिस चाहे रिकेट्स का भी प्रॉब्लम आ सकता है। और नॉर्मली एक और बात कर सकते हैं कि मान लीजिए जब ये यूरिन के थ्रू जब ये बाहर जाएगा तो यूरिन में उसमें क्या मान लीजिए कैल्शियम भी है, चाहे बहुत सारा और जैसे सब्सटेंसेस होते हैं, तो उसके साथ ये क्या होता है कि बॉन्डिंग बना के कोवैलेंटली बॉन्ड करके, जैसे मान लीजिए कैल्शियम है तो इसके साथ ये फॉस्फेट बाइंड हो जाएगा। तो कैल्शियम और फॉस्फेट ये क्या होगा, कैल्शियम और फॉस्फेट इससे बाइंड हो जाएगा तो इसके चलते प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ये रीनल स्टोन का फॉर्मेशन करा देगा। रीनल स्टोन का फॉर्मेशन होगा, इसलिए हम लोग जो किडनी का जो भी प्रॉब्लम है उस किडनी के प्रॉब्लम में हम इसको प्रीफर नहीं करते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर कोई पेशेंट है, अगर वो एजिंग पेशेंट है, मतलब उनका एज हो गया, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस नॉर्मली 50 और 45 के अबव जा रही है, अगर कोई महिला में अगर ऐसा है तो इसमें हम प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि ये मान लीजिए कि ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बना रहा है, ठीक है, तो उसमें और ये प्रेसिपिटेट कर सकता है। अच्छा, जैसे कि ड्रग्स हैं, बहुत सारे ड्रग्स हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस का, जैसे पीपीआई है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, वो भी क्रोनिक यूज पे वो क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनाता है। तो उस दौरान भी हम इसको ज़्यादा हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, पीपीआई के साथ हम ज़्यादा इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आगे अगर बात समझते हैं कि इसका और भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट है, जैसे ये लैक्टिक एसिडोसिस भी कर सकता है, ठीक है, लैक्टिक एसिडोसिस कर सकता है, फिर ये हिपैटोमीगैली भी कर सकता है। और जैसे कि आगे पढ़ते हैं कि ये जो NTRTI है, जैसे कि टीनोफोवीर है, टीनोफोवीर जो नॉर्मली जो हम लोग एलोन यूज करते हैं और कोशिश नहीं करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए जैसे कुछ ड्रग है, जैसे डिडेनोसिन हो गया, चाहे आगे हम लोग एक और ड्रग्स के पढ़ेंगे प्रोटीएज इनहिबिटर, ठीक है, HIV प्रोटीएज इनहिबिटर। तो इन दो ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में इस ड्रग को हम यूज करते हैं, लेकिन जैसे डिडेनोसिन हो गया, चाहे HIV प्रोटीएज इनहिबिटर्स हो गया, इसके साथ हम यूज नहीं करते हैं इसको, मतलब नॉट यूज्ड
विथ डिडेनोसिन और HIV प्रोटीज इनहिबिटर्स। कारण क्या है कि मान लीजिए कि अगर आप डिडेनोसिन के साथ अगर आप इसको यूज कर रहे हैं, मान लीजिए डिडेनोसिन के साथ अगर आप यूज कर रहे हैं, तो ये डिडेनोसिन जैसे यूज कीजिएगा तो डिडेनोसिन और ये जो है दवा है, दोनों के दोनों वो क्या प्रिसिपिटेट करते हैं, पेनक्रेटाइटिस और न्यूरोपैथी का ये कारण बनाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि डिडेनोसिन भी वही उसका साइड इफ़ेक्ट वही है कि जो पेनक्रेटाइटिस कराएगा और आपको न्यूरोपैथी कराएगा, लेकिन अगर टिनोफोविर को भी देते हैं तो वो भी वही कराएगा। तो इसलिए और जो साइड इफेक्ट को क्या कर देगा और इन्हांस कर देगा, इसलिए हम दोनों को एक साथ प्रीफर नहीं करते हैं। कारण कहता है इंक्रीज कॉज जो है पेनक्रेटाइटिस और न्यूरोपैथी का ये क्या होगा, कॉज बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इसमें प्रीफर नहीं करते हैं। आगे देखते हैं जो लास्ट है ड्रग्स है जिसमें कि NNRTI के बारे में। ठीक है, तो NNRTI भी इनका भी वही काम है। ठीक है, नॉर्मली जो हम लोग बताए नॉन कॉम्पिटिटिवली ये वर्क करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पे ये बाइंड करता है और फिर उसको DNA को RNA को DNA में कन्वर्ट नहीं होने देता है। जब ये कन्वर्ट नहीं होगा तो कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होगा हमारे होस्ट DNA से। जब इंटीग्रेशन होस्ट DNA के साथ नहीं होगा तो इनका जो जीनोमिक RNA का जो फॉर्मेशन होना है, चाहे जो भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, चाहे फंक्शनल प्रोटीन है, इनका निर्माण नहीं होगा, तो फिर ये इनका जो पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आगे जैसे मान लीजिए कि NNRTI जो है ये 2 जनरेशन है इनका, एक है फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स और एक है सेकंड जनरेशन ड्रग्स। तो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स को आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं इंड। तो इंड में जैसे इफाविरेंज, इसमें हर ड्रग्स में क्या आएगा, वीर आएगा। ठीक है, ये वीर आएगा इसमें, इसको पहचानने का तरीका है। ठीक है, इसमें आ जाएगा नेविरापिन आ गया, फिर इसमें आ जाएगा डेलावीरडीन। सेकेंड जनरेशन में आप इसको रेड से याद कर सकते हैं, तो रेड से रिलपीविरिन। ठीक है, रिलपीविरिन, फिर अट्राविरिन हो गया, फिर डोराविरिन हो गया, डोराविरिन ड्रग्स है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये भी ड्रग्स को हम ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं, ओरली यूज करते हैं, और ये भी मेटाबोलाइजेशन जो होना है इनका भी लीवर में होता है। लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स हैं इसमें जैसे कि उनका लीवर में मेटाबोलाइजेशन नहीं है। ठीक है, और इनका जो इंटरेक्शन हम पढ़ेंगे जैसे CYP3A4 इनहिबिटर्स है, चाहे उसके स्टिमुलेटर्स है, मेटाबोलाइज होता है, कैसे वो दूसरे ड्रग्स के साथ वो इंटरेक्ट करता है, इसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए एक लाइन इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है इफाविरिन के साथ, वो हमें ध्यान देना है कि इफाविरिन जो है वो प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन के लिए, कि मान लीजिए आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं और किसी कारणवश जो है नीडल प्रिक हो गया है आपके हाथ में, तो उस दौरान आप मतलब प्रिवेंशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं इफाविरिन को। ठीक है, तो इस प्रिवेंशन कहाँ कर सकते हैं, नीडल स्टिक इंजरी में आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर मान लीजिए, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफाविरिन जो है वो साइकेट्रिक इलनेस कराता है, इसमें प्रॉब्लम कराता है, न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम कराता है। फिर ये न्यूरोटॉक्सिक भी है, ये न्यूरोटॉक्सिक जो ये होता है। फिर मान लीजिए कि ये ऐसा मतलब एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है जो कि ये टीरेटोजेनिक होता है। अकेला यही है अभी तक, इसमें अभी तक जो पढ़े हैं उसमें अभी तक यही एक ऐसा ड्रग है जो टीरेटोजेनिक होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बच्चे मतलब मान लीजिए कि अगर मदर है, जैसे वर्टिकल ट्रांसमिशन जो प्रॉब्लम है, HIV है बट उसके वर्टिकली ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उस दौरान हम इसको इफाविरिन को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो उस दौरान में मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा में जैसे न्यूनेट को, अगर न्यूनेट में अगर मदर है, ठीक है, मदर
को HIV है तो उस बच्चे में अगर ट्रांसफ़र ना हो तो उस प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स होता है, प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट को नियोनेट में अगर हम जो देते हैं नियोनेटल प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है, और बच्चे अगर मदर क्या है, मदर HIV पॉजिटिव है तो उससे बचाने के लिए, ठीक है, बच्चे में जो हम जो देते हैं नेविरापिन देते हैं, नेविरापिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेविरापिन देते हैं, ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट के लिए। और ये हिपैटोटॉक्सिक भी होता है, इसका साइड इफेक्ट है हिपैटोटॉक्सिक साइड इफेक्ट होता है। फिर आगे देखते हैं इनका जो कॉमन जो साइड इफेक्ट है वो ज़्यादातर क्या होता है शरीर में, कॉमन साइड इफेक्ट की अगर बात करते हैं तो ये रैसेस का फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक है, दवा अगर देने पर ये क्या वो रैश फॉर्मेशन हो जाएगा। और सीवियर, अगर ये सीवियर रैश ये आगे चल के प्रिसिपिटेट कर सकता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में भी, ठीक है, तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में भी ये प्रिसिपिटेट कर सकता है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली है कि आपको NNRTI कैसे ये मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स इसका ज़्यादा जैसे ये नहीं है कि आप सिंपल याद कर सकते हैं। जितने भी ज़्यादा जो ड्रग्स होते हैं इसमें ये ज़्यादातर ड्रग्स ओरली हम लोग प्रीफर करते हैं, और ओरली और कुछ जैसे ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ड्रग्स है इफाविरेंज जो टीरेटोजेनिक होता है, और नियोनेटल में जैसे वर्टिकल ट्रांसमिशन वाले में हम आपको नेविरापिन को यूज कर सकते हैं। और प्रोफाइलेक्सिस और न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेस कौन करता है तो इफाविरेंज को हम लोग इसमें याद कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन साइड इफेक्ट इसका आप लोग याद कर सकते हैं कि जो रैसेस है चाहे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का ये कारण बनाता है। आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जब मेटाबोलाइजेशन के लिए जब वो लीवर में जाता है तो जैसे कि ये इसको समझिए थोड़ा, नेविरापिन जो है, नेविरापिन हो गया चाहे रेल्पिविरिन हो गया, ठीक है, नेविरापिन हो गया चाहे नेल्विविरिन और चाहे इफाविरिंज हो गया, इफाविरिंज है चाहे एट्राविरिन, ठीक है। ये जो दवा है और जो ये दवा है, अगर मान लीजिए कि हम उसको यूज कर रहे हैं, और इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई HIV जो पेशेंट है और भारत में HIV के साथ जो अगर कोई अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन जो होता है वो ज़्यादातर मतलब सुपर इम्पोज चाहे कौन सा इसके साथ बीमारी के चांसेस ज़्यादा होता है TB का। ये TB का जो चांसेस है वो बढ़ा देता है क्योंकि इम्यून सिस्टम पहले से कमज़ोर हो जाता है, और इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो भारत जैसे देश में सबसे ज़्यादा जो प्रीडिस्पोजिशन होता है वो TB का चांसेस क्या होता है बढ़ जाता है। तो TB में हम लोग यूज करते हैं ATT ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो थेरेपी करते हैं। तो इसमें हम लोग बहुत सारा ड्रग जैसे आइसोनियाजिड, पैरेंजिनामाइन, रिफैम्सिन, ठीक है, रिफैम्सिन जैसे हम लोग इसमें यूज करते हैं रिफैम्सिन, ठीक है। तो रिफैम्सिन जो होता है अगर आप इस ड्रग्स को अगर इसके साथ अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रिफैम्सिन क्या होता है कि नॉर्मली ये जो ड्रग्स हैं वो मेटाबोलाइज होते हैं, ये मेटाबोलाइज होते हैं CYP3A4 एंजाइम से जो कि लीवर में होता है, ठीक है। ये मेटाबोलाइज, लेकिन ये मेटाबोलाइज इससे नहीं होता है। बात समझते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि जो मेटाबोलाइज होता है, अगर ये मेटाबोलाइज होता है और जो रिफैम्सिन होता है, ये रिफैम्सिन क्या होता है कि इसको इंड्यूसर होता है, ठीक है, इसको इंड्यूस करके और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो CYP3A4 को इसको मेटाबोलाइज कराएगा। तो ये जो मेटाबोलाइज कराएगा तो अगर आप उसको अगर दे रहे हैं इस ड्रग्स के साथ, ठीक है, तो ये रिफाम्सिन क्या कर देगा मतलब वो इंड्यूसर के कारण जो इसका इफेक्ट है CYP3A5 का जो इफेक्ट है ये कम कर देगा। जब इसका मेटाबोलाइजेशन का जो CYP3A4 का जो फंक्शन है इसको ये कम करेगा, ठीक है। तो ये जो नेविरापिन है चाहे मतलब इसको इंड्यूस जब करेगा, ये इसको इंड्यूस करेगा, ठीक है, तो इनका जो इफेक्ट है नेविरापिन और रेल्पिविरिन का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इनका ये जब इफेक्ट जो है कम होगा तो फिर ये दवा अच्छी तरह से हम मतलब बॉडी में ये वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं। तो इसको नॉर्मली रिफैम्सिन के साथ हम इसको प्रीफर नहीं करते और ये मेटाबोलाइज नहीं होता है, तो हम इसको हाँ टीवी में अगर रिफैम्सिन दे रहे हैं, ठीक है, तो रिफैम्सिन के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि नेविरापिन और रेलपीविरिन जो है रिफैम्सिन के साथ नॉट गिवन विथ एंटिटी लाइक रिफैम्सिन, कॉज रिफैम्सिन इज द इंड्यूसर ऑफ CYP3/4 एंड डिक्रीज द इफेक्ट, डिक्रीज इट्स इफेक्ट, एंड इफ देयर efficacy is decreased or effectiveness is decreased, that drug is not responsible for its therapeutic effect। ठीक है, तो थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। इफ़ अ रेंज, अच्छा है, मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को एड्स है और उसके साथ अगर टीबी हो गया है, तो अगर आप रिफैम्सिन अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो उसमें आप लोग रिफाब्यूटिन भी यूज कर सकते हैं उसके जगह पे। ठीक है, तो ये जो नॉर्मली हम लोग पढ़े हैं अभी तक, जो NN-RTI के बारे में और चाहे NT-RTI के बारे में, ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट है, बस हम लोग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये रिफैम्सिन के साथ कौन सा नहीं देते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कौन दे सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, और इसका जो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और फर्स्ट, thanks for watching and please do subscribe and like my channel and please share with your